चुनावी राजनीति में कुछ जीत सिर्फ जीत नहीं होती, वो एक सियासी भूचाल की तरह होती हैं। तो चलिए आज परत दर परत खोलते हैं बिहार के राजापाकर में आए एक ऐसे ही चुनावी भूचाल को और समझते हैं कि कैसे एक सीट पर जीत हार की पूरी कहानी ही बदल दी गई। तो आखिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि 2025 के राजापाकर चुनाव में ऐसा क्या हुआ, वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इतने जबरदस्त, इतने एकतरफा नतीजे को जन्म दिया। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 48,189। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक खाई है, एक बहुत बड़ी खाई जो जीतने वाले और हारने वाले के बीच थी। सच कहूं तो राजापाकर की हिस्ट्री में इतनी बड़ी जीत आज तक नहीं दिखी गई। ये एक लहर नहीं, सुनामी थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी एब्सोल्यूट जीत की रणनीति बनती कैसे है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम इस चुनावी नतीजे की, आप कह सकते हैं, एक तरह से फोरेंसिक जांच करेंगे। डेटा, डेमोग्राफिक्स और स्ट्रैटेजी, इन तीनों को बारीकी से देखेंगे ताकि पूरी की पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी जीत की नींव कहाँ रखी गई होगी। देखिए, इसका जवाब आपको चुनावी नारों या भाषणों में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है राजापाकर की मिट्टी में, वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में। किसी भी चुनाव को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उस इलाके की नब्ज पकड़नी पड़ती है। तो ये देखिए, ये नक्शा राजापाकर की कहानी की शुरुआत है। वैशाली जिले का ये हिस्सा, और ये एक एससी समुदाय के लिए आरक्षित सीट है, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती किसानी पर निर्भर है। यहाँ की पॉलिटिक्स को समझना है तो पहले यहाँ की जमीन को समझना ही होगा। यहाँ के जो करीब 2,81,000 वोटर हैं, उनके लिए जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है। उनकी पूरी की पूरी कमाई मॉनसून के भरोसे है। कभी बाढ़ का डर तो कभी सूखे की मार, ये हमेशा बना रहता है। और ऊपर से बेहतर काम की तलाश में घर छोड़कर बाहर जाना, जिसे हम पलायन कहते हैं, वो यहाँ एक आम बात है। ये वो जमीनी हकीकतें हैं जो वोटिंग के दिन हर एक वोटर के फैसले पर असर डालती हैं। अब जरा रुकिए और इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कहानी का असली मोड़ यहीं छिपा है। इस जिले में 38% बच्चे 38% कुपोषण की वजह से स्टंटिंग का, यानी बौनेपन का शिकार हैं। ये सिर्फ एक हेल्थ स्टेटिस्टिक नहीं है, ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य पर लगा हुआ एक सवालिया निशान है। और अगर आपको लगा कि वो आंकड़ा चौंकाने वाला था, तो इसे सुनिए। 67% बच्चे एनीमिया, यानी खून की कमी के शिकार हैं। जरा सोचिए, जिस इलाके के 2/3 बच्चे एनीमिक हों, तो ये मुद्दा सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं रह जाता, ये हर घर की, हर माँ बाप की चिंता बन जाता है। और यही चिंता आगे चलकर राजनीति की दिशा भी तय कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चों की सेहत दांव पर लगी हो ना, तो राजनीति बहुत पर्सनल, बहुत व्यक्तिगत हो जाती है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन अनसुनी तकलीफों की कहानी कहते हैं, जिन्हें अगर कोई राजनीतिक दल अपनी आवाज दे दे तो वो चुनावी नतीजों को पूरी तरह से पलट सकता है। तो एक तरफ तो ये सामाजिक सच्चाइयां हैं, और दूसरी तरफ राजापाकर का चुनावी इतिहास, जो खुद में बहुत दिलचस्प है। यहाँ के वोटर, आप कह सकते हैं, किसी एक पार्टी या नेता से बंधकर नहीं रहते। चलिए देखते हैं पिछले कुछ चुनावों में यहाँ की हवा का रुख कैसे कैसे बदला है। और यही है इस सीट का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर पैटर्न। यहाँ की जनता काम ना करने वाले को दूसरा मौका नहीं देती। मतलब जो भी विधायक यहाँ बनता है, उसकी कुर्सी अगले 5 साल के लिए हमेशा दांव पर लगी रहती है। ये दिखाता है कि यहाँ के वोटर कितने अलर्ट हैं और अगर जरूरत पड़े तो कितने बेरहम भी हो सकते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। 2015 में आरजेडी, 2020 में कांग्रेस और फिर 2025 में जेडीयू। हर 5 साल में एक नया विनर, एक नया गठबंधन। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। अब ये देखिए, ये है इस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा। 2020 में क्या हुआ? एनडीए का गठबंधन टूटा हुआ था, एलजेपी अलग लड़ रही थी। नतीजा, एनडीए का वोट बटा और कांग्रेस सिर्फ 1796 वोटों से जीत गई। लेकिन 2025 में सीन बदल गया। एलजेपी वापस एनडीए में आई, वोट एकजुट हुए और जीत का मार्जिन सीधा 48,000 के पार चला गया। देखिए, चुनाव में और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन राजापाकर में एक बात तो साफ है, गठबंधन का गणित ही जीत की सबसे बड़ी, सबसे पक्की चाबी है। तो ठीक है, हमने इतिहास देख लिया, जमीनी हकीकत भी समझ ली। अब चलिए उस 2025 की जबरदस्त जीत के फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। वो कौन सी 3 मुख्य वजह थीं जिन्होंने मिलकर इस चुनावी भूचाल को जन्म दिया? देखिए,
ये जीत कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। पहला स्टेप, अपने कोर वोट को एकजुट करो। जेडीयू और एलजेपी का साथ आना महादलित वोटों का एक ऐसा किला बन गया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। दूसरा स्टेप, नए वोटरों को मोबिलाइज करो। वोटिंग परसेंटेज 65% के पार गया और इसका बड़ा कारण थी ग्रामीण महिलाएं, जिन्होंने राज्य की वेलफेयर स्कीम्स के लिए वोट किया। और तीसरा और सबसे स्मार्ट मूव, विपक्ष की फूट का फायदा उठाओ। सीपीआई कैंडिडेट ने एंटी इनकम्बेंसी के करीब 13,000 वोट काट लिए, जिससे मुख्य चैलेंजर बुरी तरह कमजोर हो गया। जब ये तीनों चीजें एक साथ हुईं, तो जीत मामूली नहीं, ऐतिहासिक बन गई। और ये चार्ट उसी कहानी को नंबरों में बता रहा है। देखिए, जीतने वाले को 52% से ज्यादा वोट मिले, यानी आधे से ज्यादा। जो दूसरे नंबर पर रहा वो करीब 26% पर ही सिमट गया। और ये देखिए, सीपीआई का 7%, ये वो 13,000 वोट थे जिसने हारने वाले की हार को और भी बड़ा बना दिया। अगर ये वोट आईएनसी को चले जाते तो शायद हार का अंतर इतना बड़ा ना होता। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि कैसे जमीन के मुद्दे, वोटरों का मूड और गठबंधन का गणित मिलकर एक चुनावी नतीजा तय करते हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ क्या हुआ इसका विश्लेषण नहीं है, ये अब क्या होगा इसकी तैयारी भी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इस चुनाव में हार गया, उसके लिए आगे का रास्ता क्या है। 48,189 वोटों का घाटा। जरा सोचिए, ये फासला एक पहाड़ जैसा है। पहली नजर में तो इसे पाटना मुमकिन सा लगता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी हो। तो सवाल ये है कि एक चैलेंजर अपनी शुरुआत करे तो करे कहां से। देखिए, रास्ता सीधा नहीं है, मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। सबसे पहले तो अपने जमीनी संगठन को, मतलब बूथ लेवल मैनेजमेंट को एकदम दुरुस्त करना होगा। फिर उन लोगों तक पहुंचना होगा, उन परिवारों तक जो सरकारी योजनाओं के फायदे से किसी वजह से छूट गए हैं, खासकर गैर पासवान एससी और दूसरे हाशिए पर पड़े लोग। इसके बाद बच्चों के कुपोषण जैसे भावनात्मक मुद्दों को राजनीतिक आवाज देनी होगी, उसे बहस के केंद्र में लाना होगा और शायद आखिर में एक नए चेहरे के साथ जनता के बीच जाना होगा, ताकि एक नई कहानी, एक नई शुरुआत की जा सके। तो आखिर में राजा पाकर की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि आज के दौर में चुनाव सिर्फ हवा में नहीं जीते जाते। जमीनी मुद्दों की गहरी समझ, गठबंधन का सटीक गणित और बूथ लेवल पर की गई इंजीनियरिंग, इन तीनों के बिना जीत मुमकिन नहीं। आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में जीत सिर्फ मिलती नहीं है, उसे इंजीनियर किया जाता है।